मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? ठीक है, क्यों ये टॉपिक लेकर आना पड़ा? क्योंकि मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में जाता हूँ, कुछ बच्चे जैसे ही आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पाठ है ये प्रारंभ होता है, यानी 1930 के आसपास की जो या 20 जैसे ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर बताइए, क्या गांधी जी ने वहाँ पर गलत किया? क्या गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे या नहीं? तो मैं आज इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि भगत सिंह से संबंधित, भगत सिंह से जुड़ी उन सभी बातों को मैं आपके समक्ष रखूं और गांधी जी की जो विचारधाराएं हैं वो भी मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा, और दोनों के विचारधाराओं के साथ जो अपना वक्तव्य होगा, जो अपना मत होगा, वो भी रखने का प्रयास करूंगा। और हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट हो, और ये भी हो सकता है कि आप उससे संतुष्ट न भी हो। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। ठीक है, जन्म और परिवेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। जन्म और परिवेश के बाद हम देखेंगे कि वो किस प्रकार यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आने के पश्चात उनके द्वारा जो नौजवान सभा का गठन किया गया, नौजवान सभा, उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद जो गद्दर पार्टी जो थी आपका आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद की जो गद्दर पार्टी थी, उसमें किस प्रकार ज्वाइन किए, उस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद की जो रिपब्लिक जो पार्टी थी, उसमें किस प्रकार ये शामिल हुए और अपनी जो पार्टी थी वो रिपब्लिक पार्टी में ही सम्मिलित कर दिए। फिर हम देखेंगे किस प्रकार यानी जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन होता है, तो आगमन के पश्चात जब यानी सेंडर्स के आदेश पर यानी जॉर्ज स्टोक के लाठियों द्वारा आपका लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है, उस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि उसके बाद भगत सिंह के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और सेंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, आपका बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु और आपका चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार प्लानिंग करते हैं और किस प्रकार उनकी हत्या की जाती है, यानी लाला लाजपत राय का बदला लिया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर असेंबली में इनके द्वारा जो बम फेंका जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या कारण था कि असेंबली में ये बम फेंके, और भी बम फेंके तो फिर उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, मतलब कि किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे, केवल वो अपने बातों को अंग्रेजों के सामने रखना चाहते थे। असेंबली में बम फेंकने के बाद पुनः यानी इनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जो जेल में गए, जेल में भी इनके द्वारा यानी 64 दिनों तक भूख हड़ताल किया गया। क्यों किया गया, इन सभी बिंदुओं को देखेंगे। फिर अंग्रेज जब इनको गिरफ्तार किए तो अचानक यानी फांसी की सजा सुनाए और तुरंत बाद ही इनको फांसी दे दी गई, और जो छुपा कर फांसी दी गई, इन सभी बातों पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर इनकी जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं से पर हम चर्चा करेंगे। जो स्टालिन और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलते थे, क्या कारण था कि उनके सिद्धांतों पर चलते थे, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ, तो जन्म होता है आपका 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। जन्म से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखेंगे। जो भगत सिंह का जन्म हो रहा है, जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ आपका, चलिए यहाँ पर पॉइंट डालकर हम लिखते चलेंगे जो प्रमुख बिंदु होंगे। यानी 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म होता है पंजाब में। किसी बुक में, किसी पुस्तकों में, कुछ स्रोतों के अनुसार माना जाता है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 27 सितंबर को हुआ था। तो याद रखना है, किसी स्रोत के अनुसार यानी यह पता चलता है कि भगत सिंह का जो जन्म है वो 27 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। लेकिन किसी बुक में आपको देता है कि भगत सिंह का जन्म जो है 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था, याद रखना है, सरदार किशन सिंह। सरदार पिता, थोड़ा सा जीवन परिचय हम देख ले रहे हैं। इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, सरदार किशन सिंह, और माताजी का नाम था विद्यावती देवी। माता का नाम था विद्यावती देवी। पिताजी थे एक सिख थे, ये सिख थे।
और किसान भी थे, याद रखना है, सिख किसान थे। थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है। पिताजी जो थे इनके एक सिख थे और किसान परिवार थे, यानी मध्यम ही परिवार था। बचपन से अगर देखा जाए तो भगत सिंह जो है, भगत सिंह आपके काफ़ी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। मतलब राष्ट्र के प्रति इनका जो लगाव था, राष्ट्र के प्रति इनका जो प्रेम था, बचपन से ही झलकता आ रहा था। ठीक है, किशन सिंह को ऐसा लग रहा था, बचपन से ही किशन सिंह को डर था कि भगत सिंह आगे कुछ ना कुछ यानी राष्ट्र के लिए करेगा जरूर। ठीक है, इसी बीच ये लाहौर के विद्यालय में ही क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तभी एक घटना घटती है 1919 का, हम लोग देखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कब, यानी देखेंगे 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में क्या होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग समझते हो क्यों हुआ था। जो आपका रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में, यानी भारत में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अध्यक्ष, मतलब लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यानी रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में यानी पूरे भारत में क्या कर रहा था, आंदोलन चल रहे थे। यानी पंजाब के दो फेमस नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, इसके विरुद्ध में वहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। बीच में आता है आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी सिखों का एक पवित्र आपका पर्व होता है बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा को मनाने के लिए सभी लोग इस कानून को तोड़ते हुए 144 जो धारा लागू हुआ था, इन सब के विरुद्ध में यानी चले गए आपके अमृतसर के बाग में जनसभा करने। ठीक है, ये सूचना जैसे ही जनरल ओडायर को मिली, चारों तरफ से जनरल ओडायर ने क्या कर लिया, घेर लिया और वहाँ पर मतलब फायरिंग किया जब तक कि सारी गोलियां समाप्त ना हो गई। ठीक है, फायरिंग में लगभग हम देखेंगे कि किस जो आपका तहकीकात समिति है या आपका अलग से उनका हंटर आयोग है, ये दोनों जो है अलग अलग यानी संख्या बताते हैं कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि 379 लोग मारे गए, 1000 के आसपास घायल हुए। जबकि भारत की जो तहकीकात समिति है इनके द्वारा बताया गया है कि लगभग 1000 के आसपास लोग मारे गए और 3000 के आसपास लोग घायल हुए थे। अब भगत सिंह को जैसे ही ये सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात ये लाहौर में पढ़ रहे थे, लाहौर के महाविद्यालय में, लाहौर स्कूल में क्या कर रहे थे, ये पढ़ रहे थे। सूचना मिली और सूचना के मिलते ही यह 12 मील दूर है आपका लाहौर से आपका अमृतसर। ठीक है, 12 मील के दूरी से ये वहाँ से दौड़े आए और यहाँ पर देखिए कि भाई बहुत सारे लोग मारे गए हैं, पूरा खून का फव्वारा है। वहीं पर मतलब इनका जो मन है वो काफ़ी क्या हो गया था, व्याकुल हो गया था, काफ़ी ये तड़पे थे, रोए थे, बचे हुए। और एक शीशी में क्या किए थे, जितने भी खून जो भी बचा हुआ था आपका शहीदों के खून, उन सभी खूनों को एक शीशी में बंद करके घर पर लेकर आया। 1919 की बात है, वहां से उनका मन बहुत व्याकुल हुआ और वहीं से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। हम देखेंगे कि 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसके विरुद्ध में यानी एक तो खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को लेकर और जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी पंजाब में सरकार द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय की प्राप्ति और एक यानी स्वराज के मुद्दा, ये 3 मुद्दों को लेकर गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और असहयोग आंदोलन जैसे ही प्रारंभ होता है, गांधी जी उस समय जो है भगत सिंह उस समय जो है गांधी जी के पूरा समर्थक है, यानी गांधी जी की विचारधाराओं पे चल रहा है। लेकिन होता क्या है, हम लोग देखेंगे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी क्या किए, पहले ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आपका प्रारंभ हुआ। लेकिन यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक कांड हुआ था, चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड। ठीक है, और चौरा चौरी कांड में गांधी जी, हम जानते हैं कि गांधी जी अहिंसक
वादी थे, मतलब अहिंसा के पुजारी थे। और असहयोग आंदोलन में यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यानी चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर यानी जैसे जुलूसकर्मी जा रहे थे, बीच में पुलिसकर्मियों ने उन पर फायरिंग किया, जिसमें 2 जुलूसकर्मी मारे गए। वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे शराब के विरुद्ध में। जब 2 लोग मारे जाते हैं तब आंदोलनकारी जो थे वो सभी लोगों ने क्या कर लिया, पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया और वहाँ पुलिस स्टेशन को चारों तरफ घेर लिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे 22 पुलिसकर्मी जो वहाँ पर मारे जाते हैं चौरा चौरी कांड में। और इस कांड के बाद गांधी जो है वो क्या करेंगे, आपके 1 सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर देते हैं। कब? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है तब वहां से जो भगत सिंह की विचारधाराएं हैं यानी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद यानी भगत सिंह के मन में अब अहिंसावादी जो विचारधारा थी वो पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब भगत सिंह को ये लगता है कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर यानी आज़ादी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और यहीं से वो एक बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी बन जाते हैं और वहीं से यह हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समय यानी इनके द्वारा एक नौजवान, देखिएगा यहाँ पर जो पॉइंट होगा, नौजवान भारत सभा, यानी नौजवान भारत सभा का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया जाएगा। नौजवान, देखिए तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, फिर भी हम सोचे कि भाई वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, और 1-2 दिन लेट ही हो गए। शहीद दिवस जो था आपका 23 मार्च को था, आज हम एक दिन लेट हो गए हैं। फिर भी मैं प्रयास किया कि भाई इस मौके पर एक वीडियो आप लोगों के समक्ष उपलब्ध मैं कराऊं। ठीक है, जो भी है आप लोगों को दुआ रहेगा तो जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। यहाँ पर देखिए नौजवान भारत सभा, यानी असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के पश्चात जैसे ही गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित करते हैं, यानी इनका जो विचारधारा है वो क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ से गांधी से ये नफरत करना शुरू कर देते हैं, कौन? भगत सिंह। और यहाँ से इनका जो रास्ता होता है वो अलग हो जाता है, ये हिंसा के मार्ग पे चले जाते हैं। गांधी जी अभी भी अहिंसावादी हैं और अहिंसावादी होने के परिणाम स्वरूप ही ये क्या कर दिए हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए हैं। नौजवान भारत सभा के गठन करने के बाद ये मिलते हैं आपके चंद्रशेखर आजाद से। किनसे मिलते हैं? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद उस समय एक दल का गठन किए थे, गद्दर पार्टी। ठीक है, ये गदर पार्टी किसके द्वारा संगठित किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और गदर पार्टी से ये गदर पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। कौन? तो आपके भगत सिंह भी गदर पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, इनका तो एक अपना पार्टी है ही, यही नौजवान भारत सभा। उसके बाद ये चले जाते हैं आपके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में, जिसका नाम क्या था? गदर पार्टी। और गदर पार्टी से मिलने के पश्चात ये क्या होता है, यानी इनके द्वारा हम लोग देखेंगे कि भाई पार्टी तो बन गया और इनमें जो सदस्य है वो सभी नौजवान ही हैं। अब इनके द्वारा होता क्या है कि आपका देखेंगे 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक कांड किया जाता है, क्योंकि भाई सदस्य तो है लेकिन अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? उसके लिए आपके पास होना चाहिए हथियार, और हथियार का तो अभाव है। उसके लिए चाहिए आपके पास पूंजी, और पूंजी का भी अभाव है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, ये पॉइंट याद रखना है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को इनके द्वारा क्या किया जाता है, यानी काकोरी कांड। आपको याद होगा, पढ़े होंगे सभी लोग, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में कौन सी घटना घटती है? तो काकोरी कांड। यानी गदर पार्टी के जो सदस्य थे ये सभी लोगों ने मिलकर क्या किया कि काकोरी कांड, मतलब कि जो सरकारी
हथियार और खजाने थे उन पर छापा मार दिया। ठीक है, काकोरी में जो सरकारी रेल आ रही थी यानी ट्रेन जो आ रही थी उसमें हथियार पड़े हुए थे और उस बोगी से हथियार को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि लगभग इनके काकोरी कांड में आपके लगभग जो 4 साथी है, इनके 4 साथियों को फांसी की सजा हो जाती है और 16 लोगों को कारावास, 16 लोगों को क्या होता है, कारावास की सजा होता है। अब ये 4 साथी जो थे वो कौन कौन थे, ये भी आप याद रखिएगा। 4 साथी जिनको फांसी की सजा हुई थी, एक में हो जाएगी अशफाकुल्लाह खां, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, एक थे रोशन सिंह। इन चारों को फांसी की सजा हो जाती है। इन चारों क्या होती है, फांसी की सजा हो जाती है। फांसी की सजा होने के पश्चात हम देखेंगे कि जो भगत सिंह है वो काफ़ी दुखी होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इनके साथी थे, 4 साथी, 4 को फांसी की सजा हो जाती है। यानी कौन कौन याद रखना है, अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। बाकी जो 16 जो साथी थे, ये 16 लोगों को क्या होती है, यानी कारावास की सजा होती है। काकोरी कांड के बाद भगत सिंह नौजवान भारत सभा जो इनकी पार्टी थी, नौजवान भारत सभा, अब इसका विलय जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में कर देते हैं। इसका विलय चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित, चंद्रशेखर की पार्टी क्या थी, चंद्रशेखर की पार्टी तो आपका था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें विलय कर देते हैं। और विलय करने के पश्चात अब इसका जो नाम रखेंगे, इसका नाम भी परिवर्तित कर देते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। यानी काकोरी कांड के बाद जब इनके 4 साथियों को क्या कर दिया गया था, 4 साथियों को जब फांसी हो गई और 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब ये अपनी पार्टी जो नौजवान भारत सभा है, इसका विलय चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में कर देते हैं। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी क्या थी उस समय, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना यानी चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और इसमें विलय करने के पश्चात यानी इसका एक नया नाम रखते हैं, जिसका नाम था आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या नाम रखा गया, ये नया नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, इस पार्टी का उद्देश्य था वैसे नवयुवकों को इसमें शामिल करना जो आज़ादी चाहते हो, जो पीड़ा उठा सकते हो और पीड़ा उठाने के साथ साथ यानी त्याग की भावना जिसके अंदर हो, वैसे नौजवानों को क्या कर दिया गया, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल किया गया। इसी बीच हम देखेंगे 1928 में एक और घटना घटेगी। 1928 में क्या घटना घटेगी, तो 1928 ईस्वी में आपका होता है साइमन कमीशन का आगमन। 1928 में क्या होगा, साइमन कमीशन का आगमन, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो 1928 में साइमन कमीशन जब आगमन होता है तो उसमें क्या थी, यानी साइमन कमीशन जो रिपोर्ट था वो 1919 के एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इसे 10 वर्ष पश्चात आना चाहिए था। मतलब 10 वर्ष पश्चात आएगा तो 1919 और 10 1929 में आना चाहिए था। लेकिन यानी आपका
देखेंगे कि 2 वर्ष पहले ही क्या होता है, यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी थी और उसको डर लग रहा था कि भाई हम क्या हो जाएगा, सरकार में से हट सकते हैं, हार जाएंगे, अतः हमें क्या करना चाहिए, यानी सरकार में रहते हुए इस कमीशन का गठन कर देना चाहिए। और वो क्या करते हैं, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। आता है कब साइमन कमीशन भारत में, तो 1928 ईस्वी में यह भारत आता है। और इसमें जो सदस्य थे, विरोध ये किस लिए किया गया, समय तो एक कारण था ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि इसमें जो सदस्य थे सातों के सातों क्या थे, आपके विदेशी थे। ठीक है, सातों अंग्रेज थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। बताइए, भारतीयों के लिए कानून की रचना करनी है और उसमें कोई भारतीय शामिल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका विरोध हुआ। इसका अध्यक्ष यानी सर जॉन साइमन था। अब जैसे ही भारत आता है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में क्या किया जाता है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह और इनके सभी साथी एकजुट थे और काले झंडे द्वारा इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच क्या होता है, सेंडर्स के आदेश पर, यानी सेंडर्स जो जिसके नेतृत्व में यानी आंदोलनकारियों को पिटाया जा रहा था, कुचला जा रहा था, दबाया जा रहा था, ये आदेश देता है। और एक सिपाही था जिसका नाम था जॉर्ज स्टोक्स, याद रखना है, जॉर्ज स्टोक्स। जॉर्ज स्टोक्स नामक एक सिपाही था। इसके लाठी से, यानी जॉर्ज स्टोक्स अपने लाठी से या बंदूक को तोंदी से इतना मार देता है लाला लाजपत राय को सर पे कि बेचारी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जो आपके बोल सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी सदस्य थे सभी आक्रोशित हो जाते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद अब ये सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, उनकी बदला लेंगे। और उस समय की जो पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था स्कॉट, पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या करने के लिए ये प्लानिंग बनाना शुरू कर दिए। जिसमें कौन कौन थे इसमें सहयोगी हम देखेंगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदला लेने के लिए भगत सिंह, एक तो भगत सिंह हो जाएंगे, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, एक हो जाएगा जय गोपाल राजगुरु। ये चारों लोग मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, और प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग ये होता है कि जय गोपाल जो था वो क्या करता है, यानी एक साइकिल ले लेता है। ठीक है, साइकिल लेकर ऐसे मतलब ये टहलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी पुलिस स्टेशन के बगल में ये टहलना शुरू कर देते हैं और जय गोपाल ऐसे वहाँ पर बैठ जाता है जैसे मानो कि उसका साइकिल खराब हो गया और इस तरह चैन चढ़ा रहा है और ध्यान किस पर है, यानी सेंडर्स पर। ठीक है, एसएसपी जो सेंडर्स था उस पर यानी इसका ध्यान था। और स्कूल के पीछे, यानी जो मिडिल स्कूल था बगल में, उसके पीछे आपके चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे, देख रहे थे वे इनकी रक्षा के लिए। और इंतजार मतलब प्रयास किया जा रहा था कि कब ये बाहर निकलते हैं। जैसे ही यानी सेंडर्स जो है बाहर निकलता है, बाहर निकलने के पश्चात जो है राजगुरु सबसे पहले क्या करते हैं, उनको फायरिंग करते हैं। और राजगुरु डायरेक्ट जो फायरिंग करेंगे वो आपके सेंडर्स के सीधे माथे पे गोली मारी। माथे पे गोली मारने के पश्चात यानी भगत सिंह को लगा कि हो सकता है कि ये जीवित हो, अजीवित बच जाएगा तो फिर हम लोगों को पहचान लिया, देख लिया, दिक्कत होगा। ठीक है, तो भगत सिंह भी क्या करते हैं, लगातार यानी इन पर 3 से 4 फायरिंग करते हैं। भगत सिंह क्या करेंगे, यानी इन पर लगातार 3 से 4 फायरिंग करते हैं। और एक सिपाही जो चनन था, उसका नाम क्या था, चनन, एक सिपाही था चनन देख लिया था इन लोगों को और वो दौड़ता दौड़ता इनको आपका इन सब का पीछा कर रहा था दौड़कर। तब तक यानी इनको चंद्रशेखर आजाद द्वारा वार्निंग दी जाती है कि भाई तुम रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। बेचारे ये चनन जो है, सिपाही जो है, ये मानते नहीं है, आगे बढ़ते जाते हैं। तब अंत में यानी चंद्रशेखर आजाद द्वारा इन पर फायरिंग कर दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद ये क्या कर देंगे, यानी चंद्रशेखर आजाद इन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और ये जो सिपाही चनन था इनकी भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो यानी इन चारों ने मिलकर यानी किनका, आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ये ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे
मृत्यु कब हुई थी तो याद रखना है 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को ये गोली मारकर क्या कर दिए थे, उनकी हत्या कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे असेंबली में बम। देखेंगे कि आपका जो भगत सिंह थे वो तो समाजवादी विचारधारा के मानने वाले थे, कार्ल मार्क्स और स्टालिन के, लेनिन के रास्तों पर चलने वाले थे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यानी किसान और मजदूरों के विरुद्ध में यानी कानून बन रहा था और ये उनको पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय हो, अगर वो भी किसान और मजदूरों को शोषण करता है तो मैं भी उसे अपना शत्रु मानता हूँ। ये कहना था किनका, भगत सिंह का। और उस समय यानी मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, मजदूर और किसानों के शोषण के लिए कानून बनाया जा रहा था। तो उनके द्वारा इसी विरुद्ध में असेंबली में बम फेंका गया। भगत सिंह और राजगुरु यही दो व्यक्ति जो है असेंबली में प्रवेश किए और असेंबली में प्रवेश करने के पश्चात 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में, कहां पर, दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में ये बम फेंक दिए। अब देखिए बम फेंके तो इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ क्षति पहुंचाना था। बम फेंकने का इनका एक ही तात्पर्य था कि अंग्रेज जो है इनको बातों को सुने, ये अपना बात वहां पर रखना चाहते थे। और बम फेंकने के पश्चात यानी पूरा जो हॉल था वो धुआं धुआं हो गया। अगर ये चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन भागने की इच्छा इनकी थी ही नहीं। ये पहले से सोच कर आया है कि हम गिरफ्तारी वहां पर जाकर देंगे। ठीक है, और बम फेंकने के पश्चात ये एक नारा लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये भी याद रखना है, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ये नारा लगा रहे थे। ठीक है, बम फेंकने के बाद और पर्चियां बांट रहे थे। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह को जेल ले गया गया और जेल में लगभग भगत सिंह 2 वर्षों तक रहे। इस बीच इनके द्वारा अनेक आंदोलन किए गए। जिस जेल में गए तो वहाँ पर जेल में क्या थी, भारतीय जो कैदी थे और जो अंग्रेजी कैदी थे, दोनों को साथ वहाँ पर काफ़ी भेदभाव होता था। ठीक है, और भेदभाव क्या, जैसे मान लीजिए खान पान, रहन सहन, हर चीज़ में भेदभाव। या इनके जब देखिए कि भाई सारा गला जो अनाज है जिस पे चूहा दौड़ रहा है, रोटी है चूहा खा रहा है, वही रोटी यानी इंडियन जो कैदी है उनको दिया जा रहा है। इसके विरुद्ध में कि जेल में यानी सबको एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे अंग्रेज हो या भारतीय हो। इसके विरुद्ध में इन्होंने 64 दिनों तक यानी क्या किया, लगभग 64 दिनों तक हड़ताल किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए। याद रखना है कितने दिन तक, तो 64 दिनों तक ये भूख हड़ताल किए, 64 दिनों तक भूख हड़ताल किए। और इसमें एक इनका साथी था, यतीन्द्रनाथ दास, यानी 64 दिनों की भूख हड़ताल किए। और 64 दिन तक भूख हड़ताल करने के पश्चात यानी यतीन्द्रनाथ की हत्या हो गई हड़ताल करते समय। हड़ताल करते वक्त ये इनकी क्या होती है, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। फिर भी हड़ताल को तोड़े नहीं थे। 64 दिनों की हड़ताल करने के पश्चात यानी जेल की जो सुविधा है उसमें सुधार किया गया, यानी कि नहीं किया गया, यानी सुधार किया गया। तो जेल में जाने के पश्चात भी भगत सिंह रुके नहीं, वहां पर भी अंग्रेजों को नाकों तले चाना चबा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब क्या होता है। अब इनको फांसी के लिए सजा सुनाई जाती है, यानी 26 अगस्त 1930 ईस्वी को अदालत ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। कब, 26 अगस्त 1930 ईस्वी को। याद रखेंगे इसमें 26 अगस्त 1930 ईस्वी को अदालत ने क्या किया, अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त तीनों को फांसी की सजा सुनाई। तीनों को
फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाई। और इन पे दंड क्या लगा था? तो भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 129, यानी भारतीय दंड संहिता का धारा जो था वो 129, 302 एवं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग में हम देखेंगे। विस्फोटक पदार्थ का जो अधिनियम था, पदार्थ का अधिनियम, उसके क्या कहता है? तो धारा 4 एवं 6 का F और आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 120। इन सभी धाराओं के पश्चात यानी देखेंगे 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को 68 पृष्ठों में 68 पृष्ठों में निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को यानी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है। अब देखें, जैसे ही यानी इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, तब उस समय यानी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या किया गया कि यानी व्यक्तिगत रूप से मदन मोहन मालवीय ने किनसे मुलाकात की? तो वायसराय से मुलाकात की और मुलाकात करने के पश्चात उनसे कहा कि अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए आप क्या कर दीजिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो सजा है उसको माफ़ कर दीजिए, यानी फांसी की सजा को माफ़ कर दीजिए। याद कर रखना है कि फांसी की सजा सुनाने के पश्चात यानी कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह गुहार लगाई जाती है, यानी जो वायसराय होते हैं, तत्कालीन वायसराय, कि आप जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा को माफ़ कर दीजिए, लेकिन इनके बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। चलिए इन सभी पॉइंटों को भी थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जो क्वेश्चन में भी आपके पूछे जा सकते हैं किसी न किसी। ठीक है। 14 फरवरी 1931 को मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा वायसराय से सजा को माफ करने के लिए गुहार लगाई जाती है, करने के लिए बोला गया, परंतु स्वीकार नहीं किया गया, इतना याद रखना है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके बाद जब ये बोले कि भाई आप अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके क्या कर दीजिए, यानी इनके सजा को माफ कर दीजिए, उस समय वायसराय ने बोला कि भाई ये अब के अहिंसक होते तो हम माफ़ भी कर सकते, लेकिन ये हिंसक करवाई है और सेंडर्स की हत्या इन्होंने की है, तो हम इसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तब हम देखेंगे कि गांधी जी यानी 17 फरवरी, अब आपकी बातों की सब जवाब मिलेगा यहाँ पर। गांधी जी 17 फरवरी 1931 ईस्वी को यानी व्यक्तिगत रूप से वायसराय से मिलते हैं, वायसराय से मिले। ठीक है। वायसराय से मिले और तीनों
क्रांतिकारियों की सजा माफ करने की बात कही, माफ करने की बात कही, फिर भी स्वीकार नहीं किया गया। इसे भी क्या कर दिया। देखिए यहाँ पर गांधी जी ने प्रयास किया है। अगर जो व्यक्ति अगर सोच रहे हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, तो आप यहाँ पर समझिए। अभी तो फिर आगे मैं और कुछ बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझते चलिए कि गांधी जी ने 17 फरवरी 1931 ईस्वी को तत्कालीन जो वायसराय थे उनसे मुलाकात की और बोला कि भाई आप तीनों जो क्रांतिकारी हैं उनको माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कि गांधी जी का रास्ता अलग है। गांधी जी जो है वो अहिंसक के पुजारी हैं, फिर भी वो अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करने के पश्चात, यानी अपने सिद्धांतों के साथ वहाँ पर समझौता कर रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह का मार्ग अलग है और गांधी जी का यहाँ पर मार्ग क्या है, अलग है। ये अहिंसा के पुजारी है और वो हिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं भगत सिंह, ठीक है। फिर भी गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और 17 फरवरी 1931 ईस्वी को वायसराय से मिले और तीनों क्रांतिकारियों की सजा माफ करने की बात कही। यही बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, रामदास वगैरह देखिएगा गांधी से अलग हो गए, उनका मार्ग अलग हो गया। जो अपने पुत्र को सिद्धांतों के अनुरूप, जो सिद्धांत उनके साथ, अगर उनका पुत्र भी यहाँ पे होता, अगर वो भी गलत काम करता तो भी उनका सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते। लेकिन यानी जनता का प्रेशर था, लोगों का इतना प्रेशर था कि गांधी जी अपने सिद्धांतों को भी यहाँ पर तोड़ दिए और सिद्धांत को तोड़ने के पश्चात हम देख रहे हैं कि यानी एक अहिंसक व्यक्ति को बचाने के लिए ये कहाँ जा रहा है, यानी वायसराय से जाकर मिल रहे हैं। 17 फरवरी 1931 ईस्वी को वायसराय से मिले और तीनों क्रांतिकारियों को सजा माफ करने की बात कही। लेकिन यहाँ पर भी इन बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कुछ जवाब नहीं दिया गया। गांधी को लगा हो सकता है मैंने बोला है, जो भी हो आगे जो निर्णय आएगा देखा जाएगा। लेकिन जब लगता है कोई इस पर निर्णय नहीं आता है तो पुनः क्या होगा आप देखिएगा। यानी 18 फरवरी 1931 ईस्वी को, 18 फरवरी 1931 ईस्वी को आम जनता की ओर से, यानी वायसराय के सामने, आम जनता की ओर से, आम जनता की ओर से वायसराय के सामने, वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ यानी सजा माफी के लिए अपील किया जाता है। विभिन्न तर्कों के साथ सजा माफी के लिए, सजा माफी के लिए अपील किया गया। फिर भी अंग्रेजों ने इनके बातों को नहीं सुना, ठीक है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे ये समझ गए कि देखिए भगत सिंह को बचाने के लिए इतना प्रयास हुआ है। सबसे पहले तो यानी 14 फरवरी 1931 ईस्वी को मदन मोहन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा यानी वायसराय के सामने जाकर बात किया गई, भाई आप छोड़ दीजिए उनको, ठीक है। यानी आप अपने विशेषाधिकार, वायसराय अगर आप है तो आप अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके उनको छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं सुना जाता है। तब गांधी 17 फरवरी 1931 ईस्वी को वायसराय से मिले और ये भी तीनों को छोड़ने की बात कही, ठीक है। अंत में आपको देखिएगा 18 फरवरी 1931 ईस्वी को आम जनता की ओर से वायसराय को खत लिखा गया और बोला गया कि विभिन्न प्रकार के तर्क दिए गए कि आप क्या कर दीजिए, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को छोड़ दीजिए, या कम से कम यानी फांसी की सजा जो है वो हटाकर अन्य सजाओं में क्या कर दिए, तब्दील कर दीजिए। बट यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फरवरी की बात है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को आप देखिएगा दिल्ली समझौता होता है। दिल्ली समझौता, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कहा गया था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अब ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इस पैक्ट में यानी गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी लगभग 90,000 अहिंसक, 90,000 यानी लोग क्या थे, गिरफ्तार थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा
नमक कानून के विरुद्ध में, याद रखिए, सविनय अवज्ञा के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसमें जो बात कही गई थी, गांधी जी ने गांधी इम्पैक्ट जो हुआ था दिल्ली से था, उसमें 90,000 यानी बोल सकते हैं कि अहिंसक आंदोलनकारियों को छोड़ने की बात की गई। अहिंसक आंदोलनकारियों को छोड़ने की बात कही गई थी। गांधी जी इसमें बोले कि आप जो 90,000 यानी बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, तो गांधी जी यहाँ पर अहिंसक आंदोलनकारियों को छोड़ने की बात की गई। अब यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई गांधी जी यानी जिस तरह 11 सूत्री योजना यहाँ पर रखे थे, अब उसी में एक ये आपका डाल देते कि भाई जब तक कि आप तीनों को छोड़िएगा नहीं तब तक हम यानी गांधी इम्पैक्ट स्वीकार नहीं करेंगे, यानी गांधी इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर गांधी जी की भी ये मजबूरी थी कि ये 90,000 लोग जेल में थे, अब इनको देखते या 3 लोग अलग है इनको देखा जाता। गांधी जी पहले प्रयास कर चुके थे 17 फरवरी को, मदन मोहन मालवीय भी प्रयास कर चुके थे, आम जनता भी प्रयास कर चुकी थी। फिर जब 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इम्पैक्ट होता है तो यहाँ पर यानी 90,000 व्यक्ति को छोड़ने की बात की गई, जो अहिंसक आंदोलन में बेकार में यानी बिना गलती के ये जेल में पीसे जा रहे थे। ठीक है, यहाँ भी गांधी जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने की बात कही है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा यह स्वीकार नहीं किया गया। अंग्रेजों ने यहाँ तक ये बोल दिया कि मैं एक अहिंसा के पुजारी को यानी हिंसा के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को छुड़ाने के गुहार सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। यानी अंग्रेजों द्वारा बोला गया कि एक अहिंसा के पुजारी के द्वारा हिंसा के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति की वकालत करते हुए देख मैं क्या हूँ, बहुत आश्चर्यचकित हूँ। मतलब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि गांधी जी जो अपनी विचारधारा है, जो उनका रास्ता है, वो कभी तोड़े और कभी छोड़े नहीं। उन सबको तोड़ने के पश्चात भी यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा, पहले ये बात सभी समझ लेते हैं। यहाँ पर नहीं छोड़ा गया। इसके बाद देखिए, अब जबरन कंडीशन रखा जाता है कि गांधी इम्पैक्ट तभी होता है जब आप तीनों को छोड़िएगा। ये एक मुद्दा है, ये आपको लग सकता है, लेकिन गांधी जी, हम जानते हैं कि गांधी जी की विचारधाराएं क्या थी, गांधी जी किस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। एक अहिंसक के पुजारी थे, हिंसक रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। और हम उनसे आशा करते हैं कि वे भगत सिंह की बातों को स्वीकार करें। अगर हम ये सोचते कि भगत सिंह गांधी जी के रास्ते पर चल सके तो क्या चलते भगत सिंह? नहीं चलते। फिर आप गांधी जी से कैसे आशा कर सकते हैं कि गांधी जी यानी भगत सिंह के रास्ते पर चले? जब भगत सिंह गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल सके तो फिर गांधी जी कैसे चलेंगे? ये तो सिद्धांतवादी हैं, दोनों ही सिद्धांतवादी हैं। भगत सिंह का रास्ता अलग है, गांधी जी का रास्ता अलग है। मैं दोनों को अपना आदर्श मानता हूँ। मैं भगत सिंह को भी काफ़ी इज्जत करता हूँ, गांधी जी को तो मैं अपना आदर्श मानता ही हूँ। तो दोनों का रास्ता अलग अलग था, फिर भी गांधी जी ने झुका, प्रयास किया। और आज कुछ लोग ऐसे ही कहा, मतलब कहीं कहीं सुन लेते हैं, कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और यही बोलते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। उस समय जो इनके पार्टी के सदस्य लोग थे वो भी जैसे 5 मार्च 1900 यानी जो आपका गांधी इम्पैक्ट हुआ, उस पैक्ट के बाद यानी 31 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन होने वाला था। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को, मार्च 1931 ईस्वी को यानी कराची अधिवेशन होने वाला था। और कराची अधिवेशन जब हुआ, याद रखना है, कराची अधिवेशन में गांधी जी का विरोध किया गया काले झंडे द्वारा। बहुत लोग विरोध किए। विरोध क्यों किए? उनको ये लग रहा था कि गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया है। ठीक है, कहीं कहीं गांधी जी ऊपर पत्थर भी मारे गए, लेकिन गांधी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि गांधी जी थक गए थे कहकर। 23 मार्च 1931 ईस्वी को
भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, शाम 7:33 फांसी दी गई। 7:33 फांसी दी गई। और इनसे संबंधित कुछ और बिंदुओं को हमें याद रखना होगा। भगत सिंह को जब फांसी देने के लिए जेलर आया तो पूछा कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा, भगत सिंह उस समय एक लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे तो कहा कि भाई मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के लिए टाइम दीजिए। जब टाइम पूरा हो गया तो पुनः इनसे बोला गया कि आपका टाइम समाप्त हुआ। तब ये बोलता है, ठहरो, रुकिए, ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तोल न दीजिए। और 1 मिनट बाद उस पुस्तक को छज्जे की तरफ यानी छत की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं कि अब चलो। और जब वो जा रहे थे तो वही गाना गाते हुए जा रहे थे तीनों लोग, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। याद ही होगा, मैं रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और हंसते हंसते ये फांसी पर झूल गए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। जैसे ही यानी फांसी दी जाती है, 7:33 शाम को फांसी दी गई। फांसी देने के पश्चात यानी लाहौर में 144 धारा लागू कर दिया गया। पूरे लाहौर में 144 धारा को लागू कर दिया गया ताकि विद्रोह न फैले, आंदोलन न हो। और उसी समय ये फिरोजपुर इनके लाश को, इनके पार्थिव शरीर को लेकर चले गए और वहां ले जाकर यानी घी के जगह पर कच्चा तेल डालकर, केरोसिन तेल डालकर जलाना शुरू कर दिए। जब गांव वालों ने देखा कि भाई ये जल रहा है, भगत सिंह की पार्थिव शरीर जल रही है, चाहे जो भी क्या जलाया जा रहा है, अंग्रेज यहाँ पे क्या जला रहे हैं, जब चहेटा इनको तो किसी तरह यानी इनके शरीर, यानी जो इनका शरीर था, फांसी देने के बाद इनके शरीर को अनेक भागों में, छोटे छोटे भागों में काट दिया गया था, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था, उसे बोरी में भरकर और ये फिरोजपुर लाकर यहाँ पर जला रहे थे। जब देखे कि भाई गांव के लोगों ने चेतना शुरू किया, फिर ये इनको बोरी में भरे और लेकर वहाँ पर बगल में सतलुज नदी है, सतलुज नदी में ही फेंक दिया। फिर गांव वालों ने देखा, उन सभी छोटे छोटे चिथड़े को एकत्रित किया और फिर उसका अंतिम संस्कार किया। ये थे आपके भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में जितना बात कही जाए, जितने ही उनके बारे में बोली जाए, उतना ही कम होगा। ये थे आपके भगत सिंह। इस प्रकार से इनका अंतिम संस्कार हुआ। भगत सिंह के बारे में जो लोग सोचते हैं कि भगत सिंह को छुड़ाने का प्रयास गांधी जी ने नहीं किया, वो अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की द्वारा भी किया गया। गांधी जी ने भी 17 फरवरी 1931 को प्रयास किया, आम जनता भी प्रयास की, परंतु हम छुड़ा नहीं पाए। यही बातें थी। बहुत सारे लड़के पूछते थे बार बार कि सर बताइए, तो मैं हर जगह इसका जवाब देता रहा था। लेकिन मैं आज कोशिश किया, सोचा कि भाई आज क्यों ना ऑनलाइन अपने यूट्यूब पर इन बातों को रख दूं। मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, सर्दी जो लगाया हुआ है और थोड़ा सा हाई प्रेशर भी है। फिर भी मैं आपके समक्ष आया इस मुद्दे को लेकर। और 23 मार्च को था शहीद दिवस, परंतु हम आज एक दिन लेट हो गए। उसी के शुभ अवसर पर हमें इस वीडियो को बनाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, एक दिन लेट ही सही। आज भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ पूरी तरह से, फिर भी मैं आपके सामने आया हूँ। तो फिर मिलता हूँ। जो हम लोग का जो सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का, उसको पूरा मैं ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं नया टॉपिक लेकर आऊँगा।
जय हिंद दोस्तों।